1857. भारत अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ रहा गुस्सा अब आग बन चुका था और इसी आग से जन्म हुआ उस आंदोलन का जिसने अंग्रेजों को लगभग भारत से बाहर खदेड़ दिया था, जिसमें कई सारे सिपाहियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने हथियार उठाए थे। हमारे इतिहास में आज से भारत के सबसे बड़े मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की तरह देखा जाता है, लेकिन इन्हीं के बीच कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जिन्हें इतिहास भूल चुका है। कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। कुछ ऐसी औरतें जिन्हें हमारी सोसाइटी में आज नीची नज़र से देखा जाता है, लेकिन उस समय वो न सिर्फ हमारे फ्रीडम फाइटर्स की मददगार बनी बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी भी थी। कुछ ने अपने संगीत से आज़ादी का संदेश फैलाया तो कुछ ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। भारत की वो फीमेल फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें आज हम तवायफ कहते हैं। अंग्रेजों का खात्मा करने के लिए मुझे मौत भी मंजूर है। क्रांतिकारी और अंग्रेजों के बीच चल रही लड़ाई में एक बार कानपुर की एक क्रांतिकारी टुकड़ी को अंग्रेजों ने घेर लिया। उस समय कई सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाने वाली थी, लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिस पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन सब के बीच में एक आम सिपाही का यूनिफॉर्म पहने एक औरत थी, वही सिपाही जिसने कुछ देर पहले कई अंग्रेजों को मौत की नींद सुला दिया था। घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, कमर पर पिस्तौल तानी। इस सिपाही का नाम था अजीज भाई। एक तरफ अजीज भाई जिन्हें कुछ लोग अजीज भाई भी कहते हैं, इनका जन्म लखनऊ में बताया। उनकी कहानी के अलग अलग वर्जन सुनाई देते हैं। कुछ का कहना है कि उन्हें बचपन में बेच दिया गया, तो कुछ का कहना है कि ब्रिटिश ने उनके पिता को मरवाया था और उस समय वह भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ तवायफों ने उन्हें बचा लिया। उनका बचपन का नाम मस्तानी बताया जाता है, जो कि तवायफ होने की ट्रेनिंग के बाद बाई कहलाई। माना जाता है कि अजीज बाई की सुंदरता और उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बड़े बड़े व्यापारी, नवाब और राजा महाराजा आया करते थे। इन्हीं में से कुछ थे तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा और शमशुद्दीन खान, जो उस समय लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का मोर्चा संभाल रहे थे। जल्द ही अजीज उनकी मदद करने लगे। रात में वो अंग्रेजों की महफिलों में नाचती और उन्हें आकर्षित कर उनसे कई जरूरी जानकारियां इकट्ठा करती। लेकिन अजीज बाई के लिए इतना काफी नहीं था, वह अपने देश के लिए लड़ना चाहती थी। एक कहानी के अनुसार जब पेशवा साहेब और तात्या टोपे ने उन्हें जानकारी देने के लिए पैसे ऑफर किए तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बदले में उनसे एक सिपाही की वर्दी मांगी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी एक सेना भी तैयार की। अपनी हवेली की और लड़कियों को उन्होंने लड़ाई और बंदूकबाजी की ट्रेनिंग दी और अपनी सेना को मस्तानी सेना नाम दिया। रात में यह सेना अंग्रेजों की महफिलों में नाचती, उन्हें लुभाकर उनसे जानकारी इकट्ठा करती और दिन में यह सिपाहियों के साथ जंग में हिस्सा लेती। घायल हुए सिपाहियों के घाव भरती, लेकिन आखिर में अजीज बाई को गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजों ने जब देखा कि सिपाहियों के बीच एक खूबसूरत औरत है, उन्होंने अजीज को एक और मौका दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उन्हें ब्रिटिशर्स की गुलामी करनी पड़ेगी। अजीज बाई ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मार डालो। और देखते ही देखते पूरे फायरिंग स्क्वाड ने अजीज बाई के बदन को गोलियों से छलनी कर दिया और उस दिन अजीज बाई के साथ कई सिपाहियों को एक भयानक मौत दी गई। लेकिन जल्द ही एक ऐसी घटना हुई जिसने ब्रिटिश को अंदर से हिला दिया था। उनके सिपाहियों का एक ही नारा बन गया था, रिमेंबर कानपुर। यह कहानी आज भी लखनऊ में सुनाई जाती है। एक ऐसी रानी की कहानी जिसने अपना सब कुछ अपने देश और लोगों पर लुटा दिया। बेगम हजरत महल की कहानी अवध के फैजाबाद में जन्मी मोहम्मदी खातून को बचपन में ही उसके परिवार ने बेच दिया था, लेकिन एक तवायफ बनने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक ऐसी अदाकारा बनी जिसे शाही हरम में जगह दी गई और वह महक परी के नाम से मशहूर हो गई। इसी महक परी से दीवानगी कर अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने उनसे शादी कर ली। उनका एक बेटा हुआ जिसके बाद उन्हें बेगम हजरत महल कहा जाने लगा, लेकिन जल्द ही उनके जीवन की पूरी दशा ही बदल गई। में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर वाजिद अली शाह को कोलकाता भेज दिया। जाने से पहले वाजिद अली शाह ने बेगम हजरत को तलाक दे दिया। अपने परिवार, शहर, सब कुछ खोने के बाद भी बेगम हजरत ने हार नहीं मानी। आते आते अंग्रेजों के खिलाफ उठ रही आग अवध तक आ चुकी थी। अंग्रेज हमारे मंदिरों और मस्जिदों को तोड़कर हमें ही लूटने के लिए वहां सड़कें बिछा रहे हैं और वहीं पर अपने धर्म प्रचारकों से हमारे धर्म
हमसे ही छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इसी भावना से कई लोग उनसे जुड़े और धीरे धीरे लखनऊ क्रांतिकारी सिपाहियों का गढ़ बन गया। कहते हैं कि एक समय पर करीब 15,000 विद्रोही लखनऊ में रहा करते थे। बेगम ने अपने बेटे ब्रिज कादिर को अवध का वली यानी राजा घोषित किया और एक नाबालिग राजा की गार्जियन होने के नाते वही थीं जिनके हाथ में सारी ताकत थी। वह अपनी हवेली में हर हफ्ते एक दरबार बंटाया करती, जहां अंग्रेजों के खिलाफ कई जरूरी फैसले लिए जाते थे। उन्होंने धीरे धीरे लखनऊ को एक किले में बदलना शुरू किया, लेकिन अंग्रेजों ने जल्द ही पूरी ताकत के साथ काउंटर अटैक किया। सबसे पहले कानपुर पर उन्होंने कब्जा किया, जो कि बेगम के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। आते आते आलमबाग को बचाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी गईं, जिनमें से एक में बेगम खुद जंग के मैदान में उतरीं। लेकिन मार्च आते आते अंग्रेजों ने कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था और अवध एक बार फिर बेगम हजरत महल के हाथों से छूटकर अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने नेपाल में पनाह ली। लेकिन माना जाता है कि नेपाल के राजा ने शर्त रखी थी कि वह अपनी सेना और क्रांतिकारियों के साथ सारे संबंध तोड़ देंगे। उन्होंने यह शर्त मान ली और खुशी खुशी अपनी सारी धन संपत्ति अपनी सेना और प्रजा के नाम कर दी। आज बेगम हजरत महल काठमांडू के जामा मस्जिद की किसी बेनाम कब्र में दफन है। उनकी महिमा और उनकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। स्वराज्य की भी एक कीमत होती है। यह बात सबको तब समझ आई जब महात्मा गांधी ने अपने स्वराज्य कैंपेन के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए एक गायिका से मदद मांगी। वह गायिका जो एक तवायफ थी। इंडिया की सबसे पहली रिकॉर्डेड सुपरस्टार गौहर जान में आजमगढ़ में जन्मी एंजेलिना का गौहर जान बनने का सफर ऐसी मुश्किलों से गुजरा जिससे किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। 6 साल की उम्र में उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद उनकी मां ने इस्लाम धर्म को अपनाया। कुछ कहानियों के अनुसार 13 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे दुगनी उम्र के मर्द से करवाई गई थी, जिसने उस नाबालिग उम्र में उनका बलात्कार किया था। लेकिन अपने सारे दर्द को पीछे छोड़ वो इतनी बड़ी बन गई कि उनके रुतबे के सामने अंग्रेज सरकार भी घुटने टेक दिया करती थी। उन्होंने गायकी की ट्रेनिंग अपनी मां से ली, जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार की तवायफ थी। इसी के साथ उन्होंने नृत्य और गजल की महारत हासिल की थी। जल्द ही उनका नाम सारी महफिलों में गूंजने लगा। उनकी कविताएं सभी की जुबान पर रहती और उनकी आवाज बड़े बड़े नवाबों के दिलों में। माना जाता है कि वो इतनी बड़ी बन चुकी थीं कि जब राजा महाराजा उन्हें अपने महल में बुलाते तो सिर्फ उनके अकेले के लिए एक पूरी ट्रेन बुक की जाती। वो अपने जमाने की सबसे अमीर गायिका बन चुकी थीं और उनका रुतबा भी बिल्कुल वैसा ही था। कुछ कहानियों के अनुसार वो अंग्रेज सरकार को हर रोज 1,000 रुपए फाइन दिया करती थीं। उनके पास 4 घोड़ों वाला कैरेज हुआ करता था, जो कि बैंड था। लेकिन अपने शौक को पूरा करने के लिए वो यूं ही रोज फाइन दिया करती थी। गौहर जान पहली फीमेल इंडियन सिंगर बनी जिन्होंने ग्रामोफोन पर अपनी आवाज रिकॉर्ड की थी, इसलिए उन्हें रिकॉर्ड सुपरस्टार माना जाता है। अपने 20 साल के करियर में गौहर जान ने 10 से भी ज्यादा भाषाओं में 600 से भी ज्यादा गाने गाए थे। उनकी इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए गांधी जी ने उनसे विनती की थी कि वो अपना एक शो करें और स्वराज्य कैंपेन के लिए चंदा इकट्ठा करने में उनकी मदद करें। माना जाता है कि गौहर जान ने 12,000 का चंदा इकट्ठा करके दिया था, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इसी तरह कई और तवायफ गायिकाएं हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया हो। चाहे वो विद्याबाई हो, जिन्होंने सारी महफिलों में देशभक्ति की भावना को उजागर किया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, या हुस्नाबाई, जिन्होंने अपने आंदोलन का प्रदर्शन करने के लिए तवायफों को जेवर के बदले जंजीरें पहनने को कहा। तवायफों ने न सिर्फ हमारे देश के रिच कल्चर में बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन किए, बल्कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका भी निभाई। चाहे वो बंद पर्दों के पीछे हो या मैदाने जंग में,